नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास को और पिछले वीडियो में हम लोगों ने कण्व वंश को देखा था। आज हम लोग देखने वाले हैं सातवाहन वंश के बारे में। आप लोग प्लेलिस्ट में प्राचीन इतिहास को जरूर चेक कीजिए, मैंने शुरुआत से बिल्कुल पढ़ाया हुआ है और आप लोग बिल्कुल आगे इत्मीनान से बढ़ने का प्रयास कीजिए। हम लोगों ने अध्याय 13 और भाग 3 तक पढ़ चुके हैं। आज जो है हमारा अध्याय 13 का भाग चौथा है और इसमें हम लोग सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि किन किन चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर मैंने लिखा है सातवाहन वंश। यह इतिहास, प्राचीन इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है फ्रेंड्स, आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या जीके रिलेटेड या जीएस रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रारंभ पर, यानी सातवाहन वंशों की शुरुआत किस तरीके से होती है उनके बारे में। उसके बाद देखेंगे इसका विस्तार कहाँ है, इनका साम्राज्य का विस्तार किन किन क्षेत्रों में था भारत के। उसके बाद देखेंगे कि सातवाहनों की उत्पत्ति कैसे हुई है और इनका मूल स्थान कहाँ का है, मतलब ये कहाँ के रहने वाले हैं इस बारे में जानेंगे और इनका वंश क्या था इस बारे में जानेंगे। और उसके बाद देखेंगे सातवाहनों के प्रमुख शासक कौन कौन से रहे हैं। उसके बाद देखेंगे भौतिक अवशेष, जैसे कि उस समय के सिक्के जो मिले हैं उसके बारे में। इसके अलावा जो इमारत बनी है उसके खपड़े जो होते हैं उसके बारे में, और भी बहुत सारे अभिलेखों के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सामाजिक संगठन कैसा था सातवाहन वंश के समय, समाज में स्ट्रक्चरल फॉर्म कैसे बना हुआ था। उसके बाद बात करेंगे प्रशासनिक ढांचा कैसा था, यानी राजा रूल करने के लिए उसका जो प्रशासन तंत्र जो था वो किस तरीके से काम करता था। सातवाहन किस धर्म को मानने वाले थे और वे किस भाषा को बोलने वाले थे। इन सारे पहलुओं पर अच्छे तरीके से मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने लिखा है कि सातवाहनों की शुरुआत कहाँ से होती है। सबसे पहले यहीं से हम लोग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कि आपको बताया था कि कण्व वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था सुशर्मा, और उसी की सुशर्मा जो था उसी की हत्या सिमुक ने कर देता है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छे तरीके से मैंने इंडिकेट किया है, आप लोग को दिख रहा होगा कि सिमुक जो था वह सुशर्मा की हत्या कर देता है। और सिमुक कौन था, तो सुशर्मा का भृत्य था, यानी कण्व वंश का जो सुशर्मा था फ्रेंड्स, अंतिम शासक था कण्व वंश का सुशर्मा, उसी का भृत्य था। कौन, तो सिमुक। भृत्य का मतलब क्या होता है, तो दास होता है, नौकर होता है, गुलाम होता है। आप लोग ध्यान रखिए, किसी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोग को क्या समझ में आया कि सिमुक जो था फ्रेंड्स वह सुशर्मा की हत्या करता है। सुशर्मा कौन था, तो कण्व वंश का अंतिम शासक था। और सिमुक कौन था, तो सुशर्मा का भृत्य था, यानी दास था, गुलाम था, नौकर था। इस तरीके से यहाँ सबसे लास्ट में आप लोग गुलाबी कलर में देखिए मैंने क्या लिखा है, सिमुक उसकी हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना करता है। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए आगे की चीजों की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। जो भी यूपीएससी से रिलेटेड या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं वही अभ्यर्थी मैसेज करें, जरूर करें। आइए सबसे पहले विस्तार के बारे में देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पर विस्तार था। तो यही सातवाहन, ये जो शेडेड पार्ट जो आपको दिख रहा है फ्रेंड्स हल्का भूरा कलर में, यही जो है सातवाहनों का साम्राज्य था। उत्तर में देख लीजिए यहाँ तक फैला था, मालवा के क्षेत्र तक, और लगभग बोला जाए तो मगध का जो क्षेत्र था वो भी समेटे हुए था, और नीचे पूरा का पूरा कर्नाटक के निचले हिस्से तक फैला हुआ था। तो इस तरीके से ये पूरा का सातवाहन वंश का जो आप लोग देख सकते हैं उनका साम्राज्य किन तरीकों से फैला था, तो इसी क्षेत्र में फैला हुआ था। ये चीज़ें आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए अब आगे बात करते हैं, सातवाहनों की उत्पत्ति व मूल निवास स्थान के बारे में बात कर लेते हैं। पुराण फ्रेंड्स हिंदू धर्म ग्रंथ है, आप सभी को पता है। पुराणों में आंध्र भृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है किनको, तो सातवाहनों को। आंध्र का मतलब आंध्र प्रदेश वाले एरिया में रहने वाले को। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, दक्षिण भारत में दो नदियां हैं, एक नीचे में कृष्णा बहती है, उसके बाद गोदावरी, और इसी के बीच में जो तेलुगु भाषी लोग हैं उसी को फ्रेंड्स आंध्र कहा गया है। ध्यान में रखिएगा, किस किस नदी के बीच, तो ऊपर में गोदावरी और नीचे में कृष्णा, और बीच में जो तेलुगु भाषी जो क्षेत्र है फ्रेंड्स उसी को आंध्र क्षेत्र या आंध्र प्रदेश कहा जाता था। और पुराण कहता है कि वो आंध्र भृत्य या आंध्र जात के रहने वाले थे। अभिलेख जो भी मिले हैं सातवाहनों के उसमें सातवाहन ही बताया गया है, उसमें कहीं पर भी नहीं बताया गया कि वो भृत्य थे या आंध्र जातीय थे या नीच कुल के थे, उसमें बस सातवाहन ही लिखा गया है।
ऐतरे ब्राह्मण में उनको अनार्य कहा गया है। आर्य अनार्य आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो भी हल्के सांवले रंग के हों वो अनार्य हैं, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर नस्लीय भेदभाव नहीं करना है, मतलब कि पहचान के तौर पर मैं बता रहा हूँ वे लोग अनार्य हैं, और जो भी गोरे चिट्टे दिख रहे होंगे वो सभी आर्य हैं। लेकिन आर्य अनार्य यहाँ पर डिस्कस हम लोग अभी नहीं करेंगे, इसको बाद में कभी समय मिला तो उस पर अच्छे तरीके से बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सांवले रंग के हैं लेकिन वे आर्य हैं, ऐसे भी मिले हैं, तो ध्यान रखिएगा। महाभारत में मल्लेच्छ कहा गया है, किनको? तो सातवाहनों को मल्लेच्छ के नाम से जाना गया है। मनुस्मृति में वर्ण संकर एवं अंत्यज कहा गया है, ये चीजें ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा विद्वानों में मतभेद है किस चीज को लेकर? उनके स्थान, निवास स्थान को लेकर कि वो कहाँ के रहने वाले थे। कुछ लोग यहाँ पर देख सकते हैं नीचे नासिक लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जा रहा है, आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं इसको हटा रहा हूँ, आप लोग पढ़ लीजिए। नासिक है और उसके ऊपर आंध्र प्रदेश, तो ध्यान में रखिएगा जो दो चीजें। आइए अब अगले पेज पे बात करते हैं, सातवाहन वंश के प्रमुख शासकों के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स पुराणों में 30 राजाओं का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। पुराणों में सातवाहनों के 30 राजाओं के बारे में वर्णन मिलता है, और वे लगभग 4 सदी तक शासन किए हैं। 4 सदी यानी 400 वर्षों तक। किसी किसी बुक में 4.5 सदी तक देखने को भी मिलेगा, किसी बुक में आपको 3 सदी तक भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पूरे भारतीय इतिहास में अबाध रूप से इतना लंबा अवधि तक शासन केवल सातवाहनों ने ही किया है। इतना लंबा अवधि तक शासन किसी ने नहीं किया है पूरे भारतीय इतिहास में, तो ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम लोग सिमुक के बारे में जानेंगे, उसके बाद कृष्ण के बारे में जानेंगे, उसके बाद सातकर्णी प्रथम, हाल राजा, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, यज्ञश्री सातकर्णी। तो चलिए राजाओं के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सिमुक के बारे में जान लेते हैं। सिमुक का शासनकाल जो था फ्रेंड्स वह 60 से 37 ईसा पूर्व तक था, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या? 60 से 37 ईसा पूर्व। पुराणों के अनुसार फ्रेंड्स सिमुक ने अंतिम रूप से शुंग वंश व कर्ण वंश की समाप्ति की थी, यह ध्यान में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। सिमुक के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया। अब आइए अगला राजा जो है उसका नाम है कृष्ण या कान्हा। इसका जो शासन की अवधि है फ्रेंड्स वो 37 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक है, यानी 10 वर्षों तक शासन करता है यह कृष्णा। यहाँ पर 37 से यहाँ पर देख लीजिए 27 ईसा पूर्व तक। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण शासक बनता है, यही सिमुक जो है फ्रेंड्स इसी का भाई जो है कृष्ण है, यह शासक बनता है। पुराणों के अनुसार उसने 18 वर्षों तक शासन किया, पुराण में ऐसा लिखा गया है कि वो 18 वर्षों तक शासन किया, लेकिन इसका आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं शासनकाल जो है मात्र 10 वर्ष दिखाया गया है। इसने नासिक तक सातवाहन साम्राज्य का विस्तार किया। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, आप लोग जानते हैं अच्छे तरीके से। और एक और बात, नासिक शिलालेख में इसका नाम भी मिलता है, कृष्ण और कान्हा का जो नाम मिलता है वो फ्रेंड्स नासिक शिलालेख में मिलता है, ध्यान में रखिएगा इसे भी। आइए बात करते हैं सातकर्णी प्रथम के बारे में। सातकर्णी प्रथम फ्रेंड्स इसका जो शासनकाल का अवधि है वह 27 से 17 ईसा पूर्व तक है। सातकर्णी प्रथम 27 से 17 ईसा पूर्व, ध्यान में रखिएगा। यह भी 10 ईसा यानी 10 वर्षों तक यह भी शासन करता है। सिमुक का भाई फ्रेंड्स था कृष्णा, ये मैंने बताया है, आप लोगों को पीछे ही बताया था कि सिमुक के बारे में आप लोग जानते हैं, यही संस्थापक था सातवाहन वंश का। तो इसका भाई था कृष्णा और इसी का पुत्र सातकर्णी है और इसका भी पुत्र सातकर्णी है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, किसी किसी बुक में आपको कंफर्म नहीं है कि पुत्र किसका था। किसी बुक में आपको सिमुक का भी पुत्र देखने को मिल जाएगा, किसी बुक में आपको कृष्ण का भी पुत्र देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, कंफर्म नहीं है कि किसका पुत्र था यह सातकर्णी प्रथम, इसमें थोड़ा सा विद्वानों में मतभेद है। पॉइंट देख लीजिए, इसका उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी लाल सागर में विवरण में मिलता है। लाल सागर का विवरण यानी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसका हिंदी रूपांतरण है लाल सागर का विवरण। फ्रेंड्स इस पुस्तक को एक अज्ञात यूनानी लेखक ने लिखा था और उसी अज्ञात यूनानी लेखक की रचना में इसका उल्लेख है सातकर्णी प्रथम का। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। यह सातकर्णी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक भी था, फर्स्ट ऐसा रूलर था जो सातकर्णी की उपाधि धारण किया था। 10 वर्षों के शासनकाल के बाद दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली राजा यह बना था। 10 वर्षों तक शासन किया, आप सभी को पता है। और दक्षिणापथ यानी दक्षिण भारत का जो हिस्सा है फ्रेंड, जहाँ पर आपको मैं बताया था मालवा और दक्कन वाला इलाका जो है, उसी इलाका पर इसने शासन किया था और उसी इलाका पर शासन करने के कारण इसे दक्षिणापथ का सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में घोषित किया गया है, या विद्वान मानते हैं, हिस्टोरियन मानते हैं।
इसने अंगीय या अमीय वंश की राजकुमारी नैनिका या कहीं पर नागनिका भी आपको देखने को मिलेगा, उसी से विवाह किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नैनिका या नागनिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिएगा तो इस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा अच्छे तरीके से, सातकर्णी प्रथम के बारे में अच्छे तरीके से भी। यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान में देख लीजिए। मुद्रा चलाया, कौन कौन सा मुद्रा चलाया था सातकर्णी प्रथम ने? तो एक मालव शैली में एक मुद्रा चलाया जिसका नाम था गोल मुद्रा, और अपनी पत्नी के नाम से एक चलाया था मुद्रा जिसका नाम था रजत मुद्रा। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। रजत मुद्रा, कौन कौन सा मुद्रा था? सबसे पहला गोल मुद्रा था, और दूसरा जो मुद्रा था वो रजत मुद्रा था। इसकी पत्नी कौन थी? तो नैनिका, नायनिका या नागनिका कहीं कहीं पर देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं हाल राजा के बारे में, यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका शासनकाल 20 ईस्वी से लेकर 24 ईस्वी तक रहा है। यह सातवाहन वंश का 17वां शासक था, ये ध्यान में रखिएगा। 17वां वंश का, सातवाहन वंश का 17वां शासक था। लगभग आप लोगों में मैंने बताया है कि लगभग 30 राजाओं के उल्लेख मिले हैं, पीछे मैंने बताया था, पुराणों में बताया गया है, पुराणों में उल्लिखित है। इसने प्रकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। बट आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हाल जो राजा था यह साहित्य के प्रति इसका काफ़ी रुझान था, कवियों का संरक्षण देता था, जो भी विद्वान होते थे उनका भी संरक्षण किया करता था। यह काफ़ी अच्छा राजा था। इसने प्रेम गाथाओं का वर्णन किया है गाथा सप्तशती नामक एक ग्रंथ में, पुस्तक में। इसके काल में गुणाढ़ बृहद कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की है। गुणाढ़ एक आपको विद्वान है, साहित्यकार हैं, उन्होंने ही बृहद कथा कोश नामक ग्रंथ की रचना की। गुणाढ़ जो थे फ्रेंड्स वो हाल राजा के दरबार में रहते थे। कातंत्र के लेखक सर्ववर्मन इसके दरबार में रहते थे, यह भी ध्यान में रखिएगा, काफी पूछा गया। सर्ववर्मन जो थे फ्रेंड्स यह कातंत्र के लेखक हैं। कातंत्र एक पुस्तक है, काफी इंपॉर्टेंट है, प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है इससे। तो ये चीजें आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए बात करते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसका शासनकाल 106 से लेकर के 130 ईसा पूर्व तक रहता है। यहाँ पर मैंने नोट में लिखा है, सबसे पहले देख लीजिए। नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। जैसा कि हम लोग शुरू में ही देखे थे फ्रेंड्स कि पुराण कुछ और कहते हैं, मनुस्मृति कुछ और कहता है, आपको इसके अलावा महाभारत कुछ और कहता है सातवाहनों के बारे में, लेकिन नासिक अभिलेख में इसे एकमात्र ब्राह्मण एवं अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है, मतलब कि इसके जैसा दूसरा कोई ब्राह्मण नहीं है। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स प्रश्न है कि किसने वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। एक और बात फ्रेंड्स, वेणकटक एक जगह है, एक नगर है जो नासिक में बसाया गया है, उसको भी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ही बसाया है। कहाँ पर? तो नासिक में, और उसका जगह का नाम क्या था? वेणकटक नगर। वेणकटक नगर की स्थापना किसने की थी? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, आप लोग ऐड जरूर कर लीजिएगा। साम्राज्य विस्तार के बारे में देख लेते हैं। तो उत्तर में मालवा और दक्षिण में कर्नाटक तक। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने शेडेड पार्ट दिखा दिया है यहाँ पर हल्का केसरिया रंग में। तो इसी क्षेत्र में जो था आपको सातवाहनों का विस्तार था, उत्तर में मालवा और दक्षिण में कर्नाटक तक। सौराष्ट्र यानी काठियावाड़, जो गुजरात का जो निचला हिस्सा है यही सौराष्ट्र कहलाता है, काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो सौराष्ट्र के शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने सातवाहनों को 2 बार पराजित किया, परंतु वैवाहिक संबंध के कारण उन्हें नष्ट नहीं किया। मतलब रिलेटिव थे उनके, जो वैवाहिक संबंध हुआ था किनके बीच? तो सातवाहनों के बीच और गुजरात के जो सौराष्ट्र है वहाँ के शकों के बीच। तो उनके बीच में आपस में वैवाहिक संबंध था, लेकिन शकों ने पराजित कर दिया था सातवाहनों को, लेकिन सातवाहनों को नष्ट नहीं किया, पराजित करने के बाद छोड़ दिया, क्योंकि उनका ताल्लुकात था, वैवाहिक संबंध एक दूसरे के बीच में था। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। बौद्ध संघ को अजकालिकय तथा कार्ले के भिक्षु संघ को करजक, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, करजक नामक ग्राम दान में दिए थे। यह दानी भी था गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो बौद्ध संघ को कौन गांव दिया था? तो कज कालिकय तथा कार्ले भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम जो था, गांव जो था, वो दान में दे दिया था। तो ये चीज़ें आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स वशिष्ठीपुत्र पुलमावी। यह राजा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग ध्यान रखिएगा। इनका शासनकाल जो है फ्रेंड्स 130 ईस्वी से लेकर के 154 ईस्वी तक रहता है। पुराण में फ्रेंड्स इनको पुलोमा सातकर्णी कहा गया है। वशिष्ठीपुत्र पुलमावी जो है
इनको पुराणों में पुलोमा सातकर्णी कहा गया है। टॉलमी जो एक भूगोलवेता है फ्रेंड्स, भूगोल लिखा है, भारत के भूगोल मतलब कि भारत के भूगोल और वाणिज्य की जानकारी टॉलमी के जो किताब है उसमें मिलता है। तो टॉलमी ने एक ज्योग्राफी बुक लिखा है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। तो उसी के बुक में सीरोपोलीमेओस किनको कहा गया था? वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को। यह टॉलमी के विवरण में मिलता है। यह कौन कौन सी उपाधियां धारण किया था? तो देख लीजिए, यह खुद को महाराज व दक्षिणापथेश्वर, एक और बार मैं बोल दे रहा हूं, महाराज व दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण किया था। यह अमरावती लेख में मिलता है। अमरावती लेख का मतलब क्या है? जो शिलालेख जो लगाए गए थे, जैसे कि अशोक जगह जगह पर शिलालेख लगवाता था, उसी तरीके से ये लोग भी कॉपी करने लगे थे अशोक से प्रभावित होकर के। अशोक से प्रभावित न भी हों लेकिन उनसे कुछ तो चीज़ सीखा हो। वो क्या था? तो शिलालेखों का लिखवाना, गुहा लेखों का लिखवाना, गुफाओं का निर्माण करवाना, जगह जगह पर अपना अभिलेख अपने फ्यूचर के लिए छोड़ना कि आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में हमारे बारे में लोग कैसे जानेंगे, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो अंश छोड़ने होंगे। तो वही अपने चिन्ह छोड़ने, जो इतिहास का, जो भी इतिहास में राजा होते हैं वे अपने चिन्ह छोड़ते हैं। गोदावरी के तट पर औरंगाबाद में स्थित प्रतिष्ठान को राजधानी बनाया। ये ध्यान में रखिएगा, प्रतिष्ठान काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि सातवाहनों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो प्रतिष्ठान में। और मुख्य रूप से किसने बनाया था? तो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी ने। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट देख लीजिए, इसके सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज का चित्र मिलता है जो उसके नौ शक्ति के पर्याप्त विकास का प्रमाण है। आप लोग ध्यान में ये चीजें रखिएगा। किसका प्रमाण मिलता है? किन चीजों को, किसके चित्र का? तो जहाज का। कैसे जहाज का? तो 2 पतवारों का। आप लोग बड़े बड़े जहाजों में देखिएगा फ्रेंड्स, पहले, आजकल तो नहीं लगता है लेकिन पहले पतवार लगते थे, हवा के दिशा से, हवा के बहाव के दिशा से वे सारी चीजें चलती थी। ऐसे ही नाव हुआ करता था। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग ठग ऑफ हिंदुस्तान एक मूवी है, आप लोग देख सकते हैं, आमिर खान और अमिताभ बच्चन का। उस मूवी में दिखाया गया है जहाज़ों के बारे में, वैसे जहाज़ों के बारे में। उसके सिक्कों पर 2 पतवारे वाले जहाज का चित्र मिलता है जो उसके 9 शक्ति के पर्याप्त विकास का प्रमाण है, सबूत है। अगला राजा है यज्ञश्री सातकर्णी। इसका शासनकाल 165 ईस्वी से लेकर 194 ईस्वी तक रहता है। यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। यह ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। जल यात्रा और व्यापार का कौन प्रेमी था? तो यज्ञश्री सातकर्णी। इसके सिक्के आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाए गए हैं, वहां से मिले हैं। इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र दिखाए गए हैं। सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलमावी चतुर्थ था। फ्रेंड्स, अगला वीडियो बाकी का जो एपिसोड रहेगा, मैंने शासक तो पढ़ा दिया है, आगे की चीज़ों को मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन चीज़ें पढ़नी है हम लोगों को। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने किस चीज़ को आज समाप्त किया? तो प्रारंभ को समाप्त किया, विस्तार पढ़ लिया, उत्पत्ति पढ़ लिया, प्रमुख शासकों को पढ़ लिया। अब ये जो 3 पॉइंट है फ्रेंड्स, भौतिक अवशेष, सामाजिक संगठन, प्रशासनिक ढांचा, धर्म और भाषा, इसी को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।